वेरी वेलकम। आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज चैनल। मैं हूं सईद इरफान फाजिल, लेकर प्रोग्राम हुनरबाज। कश्मीर के हुनरबाज और कश्मीर के हुनरबाजी के साथ साथ बात करें तो खेल के साथ साथ देखा जाए तो कई सारे ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने अपनी हुनरबाजी दुनिया भर तक पहुंचाई है। JK 24/7 न्यूज भी इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाता और आप भी जान लेते हैं, पहचान लेते हैं कि आखिर में वादी कश्मीर में टैलेंट कैसा है। खुसूसन आपने देखा कि इस प्रोग्राम में न बल्कि हमने खेल के साथ साथ बात करें तो कल्चर से रिलेटेड जितने भी लोग जुड़े हैं, जिसमें सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग होती है या कई ऐसी कलाकारी होती है, उनको भी हम दावत देते हैं। मगर साथ ही साथ जब आज इस हुनरबाजी को लेकर बात चली है प्रोग्राम के साथ साथ कश्मीर को लेकर, तो वादी कश्मीर में भी बास्केटबॉल का फीवर सर चढ़ के बोल रहा है। नो डाउट ये इंटरनेशनल गेम जो है एक्लेम्ड है एंड वी हैव अ बेस्ट एग्जांपल माइकल जॉर्डन, शिकागो बुल्स, जिसका दुनिया भर में नाम है। कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो उनकी तरह बनना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं। कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर में भी नए स्टेडियम्स के साथ साथ नए बास्केटबॉल कोर्ट्स बन रहे हैं। मगर खास तौर पर जो हमारे आज मेहमान हैं वो कई सालों से बास्केटबॉल की गेम के साथ जुड़े हैं और आज जम्मू कश्मीर के बास्केटबॉल कोच बन चुके हैं। तो आइए आज हम बात करने जा रहे हैं यहां पर कश्मीर के हुनरबाज के साथ मीर मुरसलीन। आपका वेलकम है सर। थैंक यू सो मच। जानना चाहेंगे सबसे पहले मीर मुरसलीन कि आपने बास्केटबॉल गेम कब शुरू किया और उस वक्त कितनी इंपॉर्टेंस इसे दी जा रही थी और कितना फीवर कश्मीर में था? अगर मैं स्टार्ट करूं अपने बास्केटबॉल की जर्नी की, तो मेरी स्कूलिंग बर्नॉल स्कूल से हुई है। तो उस टाइम पे ये गेम ज़्यादा जगहों पे नहीं खेली जाती थी, लिमिटेड स्कूल्स में खेली जाती थी। अगर हम उस टाइम का टाइम देखें तो सिर्फ हम देखते थे ये गेम बर्नॉल, बिस्को, मैनसन कॉन्वेंट में। फिर उसके बाद DPS स्कूल भी आया, उसके बाद DPS स्कूल में भी ये गेम स्टार्ट हो गई। तो स्कूल में मेरे कुछ फ्रेंड्स खेलते थे, तो उनके साथ में ही मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि मेरे कुछ फ्रेंड्स ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। वहाँ पे हमारे कोच आते थे, वहाँ पे एक सीमाप हमारे सीनियर प्लेयर थे वहाँ स्कूल के, एक्स प्लेयर, तो वही सिखाते थे हमें। तो उसके साथ ही मैंने एक दिन स्टार्ट किया सुबह मॉर्निंग में प्रैक्टिस, और तब से अभी तक मैं इसके गेम के साथ जुड़ा हुआ हूँ। यानी मुरसलीन हम कह सकते हैं कि स्कूल से आपका करियर बास्केटबॉल का शुरू हुआ, तो तकरीबन ओवरऑल 10 साल से आप इस गेम के ऑलमोस्ट मुझे लगता है टचिंग 15 ईयर्स से मैं इस गेम के साथ जुड़ा हुआ हूँ। फैंटास्टिक। चलिए, एक साइड से कश्मीर में जब हम बास्केटबॉल को लेकर बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि उस टाइम इतना ज्यादा फीवर नहीं था। अब हुनरबाजी के साथ बात करें तो मीर मुरसलीन, आप तो JNK के अब कोच बन चुके हैं, बास्केटबॉल ट्रेन करते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। कैसा आपको इस वक्त माहौल लग रहा है बास्केटबॉल को लेकर? मैं अगर अपने बचपन की बात करूं, जब मैं एज अ प्लेयर खेलता था, अपने प्लेयर की लाइफ की जर्नी बताऊंगा कि हमारे पास एक लिमिटेड कोर्ट्स थे। सिर्फ अगर हम खेलते थे तो सिर्फ अपने स्कूल में खेलने को मिलता था, उसके बगैर किसी और जगह पे हमारे पास बास्केटबॉल कोर्ट्स नहीं होते थे। तो आजकल के टाइम में अगर हम देखें, जिसमें सबसे ज़्यादा इनिशिएट लिया है JNK स्पोर्ट्स काउंसिल ने, उनने बहुत सारे पब्लिक कोर्ट्स बनाए जहाँ पे वो न सिर्फ बच्चों को जहाँ बच्चे खेल सकेंगे, उसके साथ साथ में बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे मैं पर्सनली उनको सिखाता हूँ। तो उससे हमारे पास जो लोकल बच्चे हैं उनमें ये गेम आ गई है। आज मीर मुरसलीन, जानना चाहूँगा कि उनमें तो ये गेम आ गई है, आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताएं, क्योंकि नेशनल कप पे चैनल है, दुनिया भर में लोग इसे देखते हैं कि आप जो है कहाँ कहाँ खेल चुके हैं और अभी तक अगर देखें तो कई सारे अवार्ड्स भी आपने ले लिए हैं बास्केटबॉल में। मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने तो ऑलमोस्ट 10 से 15 नेशनल मैंने ऑलमोस्ट खेल चुकी है, और उसके साथ साथ मैं एज अ कोच भी बहुत सारी टीम्स के साथ, JNK टीम्स के साथ गया हूं। डिफरेंट जगहों पे हम गए हैं। अगर मैं बात करूं, रिसेंटली हम लास्ट ईयर हमारा एक नॉर्थ जोन चैम्पियनशिप थी, वो हिमाचल कांगड़ा में थी, जहाँ पे मैं बॉयज़ टीम का कोच था, जम्मू कश्मीर की बॉयज़ टीम का कोच था। तो अभी ये रिसेंटली मैं ये बात कर रहा हूँ। उसके साथ साथ में हमारे बच्चे, अगर हम देखिए, बहुत ज़्यादातर हमारे बच्चे नेशनल्स के लिए जम्मू से जाते थे। आजकल के टाइम में अगर हम बताएं, बहुत सारे बच्चे हमारे बास्केटबॉल के कश्मीर से भी जाते हैं। सो उसके साथ साथ में अभी हमारे पास खेलो इंडिया बास्केटबॉल का सेंटर आया हुआ है, जो सेंटर स्पॉन्सर्ड बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स से है, जो अंडर द बैनर ऑफ JNK स्पोर्ट्स काउंसिल चल रहा है। सो इससे मतलब इससे फ़ायदा क्या मिल रहा है हमारे बच्चों को? अगर हम बात करें, जब ये स्कीम यहाँ पर नहीं थी, ये चीज़ बच्चों के लिए हमारे नहीं थी, तो हमारे बच्चों के पास सिर्फ ट्रेनिंग मिलती थी। आजकल के टाइम में इस खेलो इंडिया सेंटर के थ्रू हमारे बच्चों के लिए ट्रेनिंग के इक्विपमेंट्स। जानना चाहूँगा कि मीर मुरसलीन, अगर देखा जाए जब आप बास्केटबॉल खेल रहे थे उस वक्त कितने कोर्ट्स यहाँ पर मौजूद थे? अब तो हम देख रहे हैं कि सिंथेटिक टर्फ जो है उस पर बास्केटबॉल कोर्ट्स बनने लगे हैं, नए स्टेडियम्स में इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। क्या उस वक्त फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी ग्राउंड पर आपके लिए? मैं वही बात
बात दोहराना चाहता हूँ कि उस टाइम पे हम सिर्फ अगर खेलते थे तो सिर्फ अपने स्कूल में खेलते थे, क्योंकि वो सिर्फ बास्केटबॉल कोर्ट हमारे पास अवेलेबल था, या बाकी जो प्राइवेट स्कूल्स थे उनके पास बास्केटबॉल कोर्ट्स थे। बट आजकल के टाइम में हमारे पास, अगर देखिए इंडोर स्टेडियम में भी हमारे पास सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट है, उसके साथ साथ में हमारे पास इंडोर स्टेडियम में गिंदन स्टेडियम राजबाग में 2 बास्केटबॉल कोर्ट्स है, जहाँ पे हमारे पास हाइड्रोलिक रिम्स है। ऑलमोस्ट अगर हम देखें वो दैट कॉस्ट अराउंड मोर देन 10 लाख रुपीज़ जो हाइड्रोलिक रिम्स लगी है। सो अभी हमारे पास न सिर्फ यहाँ पे खेलने के लिए ग्राउंड्स मिले हैं, उसके साथ साथ में इंटरनेशनल लेवल का इक्विपमेंट भी हमारे पास अवेलेबल है। फैंटास्टिक, एक साइड से इक्विपमेंट अवेलेबल है। अब स्कूल्स को लेकर बात करें, कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, कितने कॉम्पिटिशन्स जो है हुनरबाजी के साथ साथ आजकल देखने को मिल रही है? क्योंकि नो डाउट जब आप खेल रहे थे तो एक लिमिटेड कह सकते हैं कि स्क्वाड था। अब कितने कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, कितने ऐसे चैंपियनशिप्स हो रही हैं, ख़ास तौर पर अगर हम अपनी यूटी की बात करें? अगर हम देखें लास्ट ईयर भी हमारे जो टेनल बिस्को और मैलसन स्कूल है, तो उनने लास्ट ईयर गर्ल्स के लिए एक इनिशिएट लिया था, जिन लोगों ने स्पेशली गर्ल्स के लिए एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था बास्केटबॉल का। सो उसके साथ साथ में जे.एन.के स्पोर्ट्स काउंसिल हर साल बहुत सारे डिफरेंट टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करती है बास्केटबॉल के, न सिर्फ कश्मीर में, जम्मू में भी, और उसके बगैर जो हमारे डिफरेंट दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे भी इस गेम के आजकल कंपटीशन हो रहे हैं। और अगर मैं अभी बात करूँ आने वाले टाइम में हमारा वुमेंस जो वीक आने वाला है वो स्पोर्ट्स, तो उसमें भी इंशाल्लाह हम लोग स्पेशली व्हीलचेयर बास्केटबॉल टीम जो हमारे पास है उनको भी मैं ट्रेन करता हूं, तो उनके लिए हम स्पेशली एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं फॉर वुमेंस इन कमिंग डेज। फैंटास्टिक। हमारे पास इशरत अख्तर एक बेस्ट एग्जांपल है जो कि इंडिया के लिए खेलती है विमेंस, खास तौर पे व्हीलचेयर बास्केटबॉल। तो हमने देखा कि उनके साथ भी आपका जो है हमेशा गेम के हवाले से बात होती रहती है या कई चैंपियनशिप्स। आपको क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट कितना अभी या एडमिनिस्ट्रेशन या जो खास तौर पे जो स्पोर्ट्स काउंसिल है वो कितना अभी इंपॉर्टेंस व्हील चेयर बास्केटबॉल को दे रहा है, स्पेशली फॉर वीमेन, स्पेशली फॉर गर्ल्स? अगर हम बात करें व्हील चेयर बास्केटबॉल की, सबसे पहली चीज़ उनके पास बास्केटबॉल कोर्ट नहीं था, बट आजकल के टाइम में स्पोर्ट्स काउंसिल ने उनके लिए एक स्पेशल बास्केटबॉल कोर्ट बनाया सिर्फ उनके लिए, जहाँ पे वो लोग खेल पाए। उसके साथ साथ में रिसेंटली उनका वुमेंस का इंडिया कैंप था, जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जे.एन.के स्पोर्ट्स काउंसिल ने। शादीपुरा इंडोर हॉल में उनका इंडिया कैंप चल रहा था, जिसमें हमारे इंडिया का सिल्वर मेडल आया था, जिसका नेशनल फिर इंटरनेशनल हमारा नोएडा में चल रहा था। तो इंडिया की भी परफॉर्मेंस वहाँ पे बहुत अच्छी रही, और आप देख सकते हैं कि इंडिया का कैंप व्हील चेयर बास्केटबॉल का हमारे कश्मीर में ऑर्गेनाइज हुआ, कि वो स्पोर्ट्स काउंसिल की, जब स्पोर्ट्स काउंसिल ने सपोर्ट किया तभी वो चीज़ पॉसिबल ये तो फख्र की बात है। मुरसलीन, अब एक और चीज़ हमें बताइए, क्रिकेट जब देखते हैं, फुटबॉल जब देखते हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा कश्मीर में कई टाइम से है। अब कितनी नई और ऐड ऑन गेम्स हो चुकी है स्पोर्ट्स को लेकर, फिटनेस को लेकर, क्योंकि आप एक कोच है, तो कितनी सारी ऐड ऑन एक्टिविटीज़ हो चुकी है, जिसमें हम कह सकते हैं कि हमने देखा कि जब से यूटी बनी है तब से मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्टिविटीज़ जो है वो दिख रही है। एज अ कोच आप क्या फील कर रहे हैं, और एज अ कोच ग्राउंड की पॉलिसी पर, स्पोर्ट्स की पॉलिसी पर आपका क्या कहना है? अगर हम देखें, आपने देखा होगा कि अभी स्पोर्ट्स पॉलिसी भी नई आई है, उसमें जो हमारे टॉप एथलीट्स जो उसमें सेलेक्ट हो रहे हैं फॉर जॉब, जो नॉन गेस्टेड और गेस्टेड पोस्ट के लिए जो सेलेक्ट हो रहे हैं, तो उसकी भी स्क्रूटनाइजिंग हो रही है। मुझे लगता है इंशाल्लाह ऑलमोस्ट 200-250, उसमें 200 से 250 हमारे जो एथलीट्स जो अभी तक वेट कर रहे थे कि ये पॉलिसी कब आएगी, जो अब आ चुकी है, वो भी उस लिस्ट का इंतज़ार करें। होपफुली मुझे लगता है कि गवर्नमेंट उस पर वर्कआउट कर रही है, तो उसमें हमारे पास एक नया प्लेटफॉर्म मिलेगा, जो नई जनरेशन आ रही है, क्योंकि उनको स्पोर्ट्स की ओर ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा, क्योंकि जब वो देखेंगे कि मेरा टाइम जो मैं स्पेंड कर रहा हूँ, उसके पेरेंट को भी ये चीज़ लगेगी कि नहीं, ये टाइम वक्त ज़ाया उसका नहीं हो रहा है। क्योंकि स्पोर्ट्स में आने के बाद अगर वो नेशनल लेवल पे कुछ अच्छा अचीव कर रहा है या इंटरनेशनल पे कुछ अच्छा अचीव कर रहा है, किसी भी गेम में कर रहा है, बट जो रिकॉग्नाइज्ड गेम्स है स्पोर्ट्स काउंसिल के पास, जो स्पोर्ट्स काउंसिल जिनको आगे जाके जॉब एसआरओ में उनको मेडल्स को वेरीफाई करती है, सिर्फ उन गेम्स के लिए ये चीज़ ज़्यादा उनको मायना दे अपने पेरेंट्स, ताकि वो बच्चे ज़्यादा उन्हीं गेमों में मिले और आगे जाके उनके लिए भी एक अच्छा फ्यूचर मिले। नाज़रीन करम, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जी हाँ, जम्मू कश्मीर के जो कोच है बास्केटबॉल मीर मुरसलीन को लेकर, और हुनरबाजी के साथ साथ आज JK 24/7 जो है कश्मीर में बास्केटबॉल की बात कर रहा है, और ये कोच भी है, कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं। और आपने अभी सुना कि कितने सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो डिफरेंट कैटेगरी को लेकर बास्केटबॉल को यूटी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखते रहे हुनरबाज, और भी बातचीत करते रहेंगे।
नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर के हुनरबाज और कश्मीर के हुनरबाज के साथ साथ आज मैं बात कर रहा हूं मीर मुरसलीन के साथ, जो कि जम्मू कश्मीर के बास्केटबॉल कोच है। बास्केटबॉल के हवाले से बात हो रही है। गेम के साथ साथ आपने देखा कि किस तरीके का रुझान जो है ख़ास तौर पर आजकल के बच्चों में देखने को मिल रहा है, और वो एक्टिविटीज़ अब ग्राउंड पर होने लगी है स्पोर्ट्स को लेकर, जिसमें बास्केटबॉल के साथ कह सकते हैं डिफरेंट सा फीवर जुड़ रहा है। मीर मुरसलीन, अब ये हमें बताइए कि अगर देखा जाए इंडियन कैंप की अगर मैं बात करूँ, या जितने भी कैंप्स नेशनल लेवल पर होते हैं, आगे चलिए, तो आपको क्या लग रहा है कि बच्चे जब वहां जा रहे हैं, कई बच्चों का मानना था जो पहले कैंप्स होते थे या प्रोग्रामिंग जो बाहर होती थी या नेशनल लेवल पर जब हम जाते थे वहां फैसिलिटीज़ नहीं होती थी या कई सारी शिकायतें रहती थी ग्राउंड पर, इस पर आपका क्या कहना है? क्या चेंजेस आई हैं? क्या अभी नए कैंप्स जो है उसमें डेवलपमेंट्स हो रही है बास्केटबॉल को लेकर? अगर मैं न सिर्फ अपनी गेम की बात करूं, अगर हम अभी की बात करें, जो आपने रिसेंट बजट देखा होगा, सबसे ज़्यादा फंड्स हमारे स्पोर्ट्स के आए हैं। पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा फंड्स स्पोर्ट्स को दिए गए, क्योंकि अभी जो इंडिया गवर्नमेंट है, स्पेशली न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे इंडिया की यूथ के लिए, वो सबसे ज़्यादा यही चीज़ चाह रही है कि स्पोर्ट्स के साथ हमारी यूथ जुड़े। जब हमारे पास पैसा ज़्यादा आ रहा है तो ऑटोमेटिकली हमारे पास टॉप लेवल की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होंगी। न सिर्फ टॉप लेवल की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होगी, हमारे पास इंटरनेशनल लेवल के जो हमारी इंडिया टीम के प्लेयर्स होते हैं उनको टॉप कोचिंग मिल सकती है फॉरेन कोचेस से। फॉरेन कोचेस की ही मैं बात करने वाला था। क्या कितने सारे ऐसे फॉरेन कोचेस या मेंटर्स यहाँ आ रहे हैं जो बास्केटबॉल की टीम को और स्ट्रांग कर रहे हैं? हम देख रहे हैं कि अब जम्मू कश्मीर की भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग टीम है, चाहे वो विमेन कैटेगरी हो या मेल कैटेगरी हो। कितने ऐसे मेंटर्स को बुलाया जा रहा है या कितने सारे ऐसे प्रोग्राम्स यहाँ हो रहे हैं? अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ, हमारे पास सबसे पहली चीज़ कोचेस की कमी थी। आजकल के टाइम में हमारे पास कोचेस भी है, और उसके साथ साथ में हमारे पास एम्प्लॉयमेंट का भी दौर आ रहा है, जरिया है हमारे पास। अगर हम देखें कि रिसेंटली भी आपने देखा होगा कि जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल ने एम्प्लॉयमेंट के लिए कितने नए खेलो इंडिया सेंटर्स लॉन्च किए हैं। ऑलमोस्ट मुझे लगता है 54 सेंटर्स है डिफरेंट गेम्स में। हमारी यूथ के लिए एक नया प्लेटफॉर्म मिल रहा है। अगर उसके बाद हम इंटरनेशनल लेवल की कोचिंग की बात करें, आप देख सकते हैं जब जो भी आजकल की हमारे पास गेम्स है पूरे इंडिया में, साथ साथ में जो ही वो हर किसी स्टेट में इनिशिएट ले रहे हैं कि वो फॉरेन कोचेस को वहाँ पे भेज रहे हैं जो उन लोगों ने हायर किए हुए हैं। तो उससे क्या फ़ायदा हमें मिल रहा है कि हर किसी स्टेट में, हर किसी यूटी में एक नई ट्रेनिंग का शेड्यूल मिल रहा है, नई ट्रेनिंग का मेथड मिल रहा है, कि मतलब टेक्निक टैक्टिक्स डिफरेंट चीज़ें हैं जो हमारी यूथ को मिल रही है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम ट्रेन करते थे बच्चों को तो हमें पता था कि हम क्या ट्रेन कर रहे हैं, बट उससे हमें भी एक नई चीज़ सीखने को मिली। अगर देखा जाए नई चीज़ों के साथ साथ जो नई चीज़ों की इंपॉर्टेंस है, फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा कि बच्चे को फिनेंस का जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कि अगर वो नेशनल इंटरनेशनल खेल रहा है तो उसे फिनेंशियली भी हेल्प मिलनी चाहिए। देखा जाए तो इस चीज़ को क्या स्पोर्ट्स काउंसिल या डिफरेंट इदारे मेंटेन कर पा रहे हैं? अभी जो हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी लॉन्च हो गई है उसमें ये भी है कि जो हमारे प्लेयर नेशनल से लेके इंटरनेशनल लेवल तक जो उनकी परफॉर्मेंस रहती है उनके लिए एक स्कॉलरशिप का उसमें रखा हुआ है, फाइनेंशियली हेल्प करेंगे उनके लिए। बट वो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें डिफरेंट लोगों ने स्लैब्स रखी हुई है। सो आगे जाके प्लेयर्स के लिए फाइनेंशियली भी वो हेल्प होंगे। उसके साथ साथ में अगर हम बात करें, मैंने अभी जॉब SRO की बात करी, सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक इंसान की लाइफ में, अगर मैंने खेला उसके बाद मुझे हासिल क्या हुआ। रिसेंटली हमने एक एक्टिविटी देखी कोचेस की, जिनका मानना था कि इग्नोर किया गया या कुछ टाइम के लिए कोचिंग के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई थी, बाद में जाके हमारे इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है हमारे काम को लेकर, या मुआवजा जो होता है या बाकी सारी चीज़ें होती है। जम्मू में रिसेंटली कुछ एक्टिविटी देखने को मिली थी कुछ कोचेस को लेकर जो कि डिफरेंट स्कूल्स में भी काम कर रहे थे। आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है खुसूसन स्पोर्ट्स के साथ साथ अब इंसाफ कर पा रही है, खुसूसन अगर देखें क्योंकि अब तो चेंज है, कंपटीशन का ज़माना है, और बास्केटबॉल लेवल को लेकर मुरसलीन आपका क्या मानना है, कहाँ है? अगर मैं देखूं, हम अगर अपने जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल, आपने जैसे खुद भी बताया कि सिर्फ क्रिकेट और फुटबॉल को ज़्यादा तवज्जो हमारे जम्मू कश्मीर में दिया जाता था, बट आजकल के टाइम में मुझे लगता है हर किसी गेम को स्पोर्ट्स काउंसिल इक्वल रिस्पॉन्स दे रही है। न सिर्फ
कंपटीशन के लिए, ट्रेनिंग शेड्यूल के लिए, वो बाकी जो बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ है, इक्विपमेंट्स के थ्रू या किट्स के थ्रू, जो भी चीज़ आजकल के टाइम में हमारी जनरेशन को, हमारी यूथ को स्पोर्ट्स के लिए जो भी हेल्प चाहिए, मैं सबसे ज़्यादा उसमें शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमारी सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल है नुसरत गुल मैम जी। तो वो सबसे ज़्यादा हेल्प कर रही है हमारे यूथ को इस चीज़ के लिए ताकि हमारा बच्चा इंटरनेशनल लेवल पे यू बिलीव दैट कि इस चीज़ को बहुत पहले इग्नोर किया गया था, या आप ये मानते हैं कि स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस बहुत पहले ख़त्म हो गई थी, अब जब से यूटी बनी है अब डेवलपमेंट्स हो रही है? मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंस कम थी। फाइनेंशियली जो हमारे फंड्स आते थे मुझे लगता है वो भी कम थे, क्योंकि जिससे हम ज़्यादा अपने प्लेयर को हेल्प नहीं कर पाते थे या अपने कोचेस को हेल्प नहीं कर पाते थे, इसलिए हमारे पास रिजल्ट भी उतना ज़्यादा नहीं आता था। आजकल हम देखते हैं जब आपके पास फाइनेंशियल की असिस्टेंस ज़्यादा बढ़ रही है, डबल हो रही है या एक्स्ट्रा, मतलब जितना भी आपको ज़रूरत है उससे ज़्यादा मिल रहा है, उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, आप न सिर्फ एक लिमिटेड जगह पे काम करें, उससे आप हर जगह, हर किसी गांव, हर किसी दूर दराज इलाकों में पहुंच रहे हैं जहां पे एक आप वहां से टैलेंट जो निकाल रहे हैं। मैं यही पूछने वाला था आपसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल को लेकर मैं बात करूं, रूरल एरियाज, फार फ्लंग एरियाज, कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो चाहते हैं कि वो भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक, तो क्या डिपार्टमेंट ऑफ जो स्पोर्ट्स काउंसिल है या बास्केटबॉल एसोसिएशन जो है, क्या इनकी नज़रें निगाहें उन तक है, या आप इस तरह के प्रोग्राम्स गाँव देहात में करते हैं? कुछ ऐसे प्लेयर्स को आपने वहाँ से लाया जिन्होंने इंडिया कैंप को रिप्रेजेंट किया या नेशनल लेवल को रिप्रेजेंट? अगर हम अभी की बात करें, हम तो इंडिया कैंप की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ अगर नेशनल लेवल तक जाएंगे, हम देख रहे हैं हमारे पास दूर दराज इलाकों के, मतलब रूरल एरियाज, लिटरली रूरल एरियाज से हमारे पास बच्चे खेलने के लिए आ रहे हैं, और उसके साथ साथ में उन बच्चों के पास इतना पोटेंशियल है, इतना एंथुसियाज्म है, इतना शौक, इतनी डेडिकेशन है उनके पास खेलने के लिए। तो मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया, और कुछ बच्चे अभी ट्रेन हो रहे हैं, और विद इन टाइम मुझे लगता है न सिर्फ वो नेशनल लेवल पे, वो आगे जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। उनके पास इतना पोटेंशियल है, इतना एंथुसियाज्म है, मतलब वो इतना डेडिकेशन है उनको सीखने के लिए, स्पोर्ट्स के साथ जुड़ने के लिए। और मुझे लगता है कि जब हम इतना दूर दूर जगहों पे पहुंचे हैं बच्चों को जोड़ने के लिए, अपनी यूथ को जोड़ने के लिए, ड्रग से दूर रखने के लिए, उनको स्पोर्ट्स की ओर एक नया रास्ता दिखा रहे हैं। सो मुझे लगता है कि हमारे पास जो फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम थी पास्ट में, जो प्रेजेंट में अभी नहीं है, मुझे नहीं लगता अभी हमारे पास इतनी सारी फैसिलिटीज़। ऐसे सेक्टर्स बताइए जहां पर आपको लगता है कि बहुत कम समय में जब वहां पहुंचे तो पता चला कि बास्केटबॉल का टैलेंट है। खास तौर पर कोई ऐसा बेल्ट बताइए जो आपने कभी सोचा नहीं था, आपकी कैनवस में नहीं था कि जम्मू कश्मीर में भी यहाँ कोई ऐसा खिलाड़ी निकल सकता है, और आजकल के दौर में जिसने अपना नाम बनाया। अगर हम देखें, मैं एक लड़के की, छोटा लड़का है अभी, सो वो कंगन साइड से रहता है। कंगन साइड, हम वो नारानाग साइड से, बेलट से वो लड़का रहता है। सो अगर मैं उसकी बात करूँ, जब मैं उससे मिला, जब मैंने उसको देखा कि खेलते हुए, तो मैं खुद परेशान हो गया कि वहाँ से इतने दूर दूर इलाकों, मतलब दूर दूर जगहों से हमारे पास, या दूर बाकी डिस्ट्रिक्ट से, मतलब बारामूला साइड से या पुलवामा साइड से, साउथ साइड से अगर हम बात करें, मतलब हमारे पास इतने सारे लड़के जुड़ रहे हैं जो जिनके पास, मतलब वो खेलना तो चाहते थे बट उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं था। जब वो हमारे साथ जुड़े, मेरे साथ कॉन्टैक्ट किया उन लोगों ने, वो मेरे पास ट्रेन करने आए, सो उनको अपना जो सीखने का शौक था वो दुगना हो कुछ गया। ऐसी फैमिलीज होती है, मैं कहूँगा कि जो फिनेंशियली साउंड नहीं होती है, कुछ ऐसी फैमिलीज होती है जो स्पेशली स्पोर्ट्स को इग्नोर करती है। तो क्या लग रहा है कितना स्पोर्ट्स का माहौल कश्मीर में चेंज हुआ है? क्या अब मेल फीमेल जो जेंडर है, क्या आपको लगता है कि इसका भी अब कॉज जो है एरिना तक जो है वो ख़त्म हो गया है? अगर बॉक्सिंग रिंग की बात करें तो अब फाइट जो है मेल फीमेल के बिटवीन भी देखने को मिलती है। तो इस चीज़ को लेकर कश्मीर में आपको लग रहा है कि थोड़ा स्पोर्ट्स का माहौल या सोच जो है पेरेंट्स की बदल चुकी है? वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। अगर मैं देखूं, हमारे पास जो खेलो इंडिया का बास्केटबॉल सेंटर है, सबसे पहला जो आपने सवाल मुझसे पूछा है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अगर हम देखेंगे जो पेरेंट अपने बच्चे को सिखाना चाहता था बट उसके पास प्रॉब्लम ये होती थी कि वो उसको उसका ट्रेनिंग का किट, उसका बाकी जो चीज़ें थी वो बियर नहीं कर पाता था। बट इस खेलो इंडिया स्कीम के थ्रू उनको हर कोई फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं अंडर द बैनर ऑफ जे&के स्पोर्ट्स काउंसिल एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उन बच्चों को हर कोई फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है, प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं, फैसिलिटी हम दे रहे हैं, तो उनको, उन जैसे पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं हो रही है अपने बच्चों को खेलने के लिए भेजने के लिए। मुस्लिम, मैं अभी रिसेंटली क्या कहूँ, कई सालों से कुछ ऐसी शिकायतें थी ग्राउंड पर
कि नेशनल इंटरनेशनल ले गए बच्चों को खेलने के लिए, जो कि रिकॉग्नाइज नहीं होती थी, सर्टिफिकेट्स मेडल मिल जाती थी और बाद में पता चलता था कि वो किसी काम के रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी से उनका कोई कांटेक्ट नहीं है। चाहे मैं बास्केटबॉल की बात करूं या ताइक्वांडो की बात करूं, वुशु चैंपियनशिप हो या कोई हो, हम अक्सर बेशतर सुनते थे कि फॉरेन कोई जा रहा है तो कितने नेशनल्स, कितने इंटरनेशनल्स एक साल में 10 थोड़ी होंगे। तो इस पर आपका क्या कहना है? क्या इस पर अब स्पोर्ट्स काउंसिल ने लगाम कस ली है? देखिए, स्पेशली मुझे लगता है ज़्यादातर ये तो मार्शल आर्ट में हुआ, मैंने अपनी गेम में तो नहीं देखी ये चीज़, बट अगर मैं जनरली मतलब एज अ कोच, एज अ पेरेंट भी अगर मैं बात करूँ, सो सबसे पहली चीज़ एक पेरेंट को देखना चाहिए जब भी वो अपने बच्चे को स्पोर्ट्स के साथ जोड़ना चाहता है, वो सबसे पहली चीज़ JNK स्पोर्ट्स काउंसिल उनके पास जाए, उनसे वहाँ पे राबता करे, उनसे बताए कि अगर मेरा बच्चा ये गेम खेल रहा है, ये रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है। क्योंकि सबसे पहली चीज़ इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे सबसे पहली चीज़ जब डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तब जाके यूथ या स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसके बाद उनकी सिलेक्शन नेशनल लेवल पे होती है। उसके बाद जब उसकी परफॉर्मेंस उस लेवल की होती है तो वो बच्चा शॉर्ट लिस्ट हो जाता है इंडिया कैंप के लिए। इंडिया कैंप में बहुत सारे बच्चे होते हैं, पूरे इंडिया के बच्चे होते हैं, उसमें उनके बाद फाइनल सिलेक्शन होती है। ये सारी चीजें देखनी बड़ी जरूरी है। ऐसा टेक ऑफ नहीं कि आप डायरेक्ट इंटरनेशनल, वो कोई रास्ता नहीं है, वो किसी भी गेम में कोई ऐसा शॉर्टकट रास्ता नहीं है कि जहां पे आप उठे और सीधे इंटरनेशनल लेवल मुख्तसर सा वक्त है। क्या स्पेशल नए प्रोग्राम्स है, क्या स्पेशल नई चैंपियनशिप्स है बास्केटबॉल को लेकर, जिसमें खास तौर पर अब जम्मू कश्मीर जो है वो आगे रिप्रेजेंट करेगा? क्या कुछ नई प्रोग्राम है? अभी हमारा जो मेन मोटिव है बास्केटबॉल का, हम चाह रहे हैं कि जो हमारी अपकमिंग इस साल की जो हमारा कैलेंडर आ रहा है स्पोर्ट्स का, डिफरेंट चैंपियनशिप्स का, नेशनल्स का, जैसे हमारा सब जूनियर है, 17 है, जूनियर है और सीनियर है, सो इन 4 कंपटीशंस के लिए प्रिपेयर होना, ताकि हमारी टीम जम्मू कश्मीर की जो नेशनल टीम है वो आगे नेशनल लेवल पे एक्सेल करे और एक अच्छे नंबर पे हम लोग एंड करें। कोई ऐसा इंटरनेशनल चैंपियनशिप हो रहा है जिसके लिए जम्मू कश्मीर की टीम को इंडिया कैंप के थ्रू भेजा जा रहा है? कुछ ऐसे बच्चे मुझे लगता है होपफुली जब ये नेशनल्स होंगे, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे बच्चों में पोटेंशियल है, इंशाल्लाह लड़के भी अच्छे हैं, लड़कियां भी अच्छी है। मुझे लगता है कि कोई ना कोई बच्चा इस बार हमारा नंबर मार देगा इंडिया टीम के लिए। मीर मुरसलीन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कश्मीर के हुनरबाज में आप हमारे साथ जुड़े। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ग्रेट वेंचर्स एंड गुड फ्यूचर। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने कश्मीर के हुनरबाज में मीर मुरसलीन, बास्केटबॉल जम्मू कश्मीर के कोच, और बास्केटबॉल को लेकर हमने आज बात की। हमें आज भी याद है कि अगर हम 10 या 15 साल पहले की बात करें तो बहुत सारी चैनल्स पे बास्केटबॉल गेम रिसेंटली इंट्रोड्यूस जब हो रही थी तो उसमें लग रहा था कि इंटरनेशनल प्लेयर्स कैसे खेलते हैं, और फिर स्कूल्स में भी थोड़ा फीवर देखने को मिला था, बड़े नामी ग्रामी स्कूल्स में ये सारी एक्टिविटीज़। मगर आजकल के दौर में अगर हम देखेंगे, मैक्सिमम स्कूल्स में, मैक्सिमम कॉलेजेस में या फिर यूनिवर्सिटीज़ में कोर्ट्स बनाए गए हैं। उस बास्केटबॉल कोच को या बास्केटबॉल जो गेम को है इसे ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। एक्टिविटीज़ आपने सुनी किस तरह की प्रोग्रामिंग है, और JNK स्पोर्ट्स काउंसिल किस तरीके के प्रोग्राम्स खड़े कर रहा है, किस तरह की फैसिलिटीज़ दे रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप कश्मीर के हुनरबाज की को लेकर बात करते हैं तो वी हैव अ बेस्ट एग्जांपल लाइक मीर मुरसलीन। आप भी अगर अपने बच्चों को स्पोर्ट्स के फील्ड में डाल रहे हैं तो ये जंप जो है उस पर ज़रा ध्यान दीजिए, क्योंकि थोड़ा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे ने कहा कि पहले धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप आगे जाना है, तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और आज कश्मीर के हुनरबाज में मीर मुरसलीन, बास्केटबॉल की बात, और हमें उम्मीद है कि आपने ये एपिसोड भी पसंद किया होगा। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, किसी और नई जगह पर हमारा कैमरा रहेगा फोकस। इजाजत दीजिए इरफान फाजिल और मेरे सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट साहिल मजीद को। बने रहिए, देखते रहिए JK 24/7 न्यूज़ चैनल। गुड बाय एंड टेक केयर।